हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है सारे बच्चे ऑनलाइन वीडियोस को अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। स्टेप बाय स्टेप उनको जो वीडियोस हमारे मिल रहे हैं उनसे वो अपने सिलेबस को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने अपना लेक्चर नंबर 6 पढ़ाया था ऊष्मा स्थानांतरण टॉपिक में। आज बेटा हम लोग आपके सामने लेक्चर नंबर 7 में हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऊष्मा स्थानांतरण का एक मेथड पढ़ाया था, संवहन, कन्वेंशन विधि द्वारा कैसे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। आज हम लोग जानेंगे विकिरण क्या होता है, रेडिएशन, विकिरण क्या होता है। साथ में मैं ये जानूंगा कि विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। तो ये बेटा हमारी तीसरी विधि है ऊष्मा के स्थानांतरण की, जिसको हम लोग कहते हैं विकिरण, रेडिएशन। अगर कोई भी वस्तु बहुत उच्च ताप पर है, जिसको हम लोग कहते हैं वो तापदीप्त अवस्था में, किस अवस्था में है? तापदीप्त अवस्था में है, ग्लो कर रही है। उस समय उस वस्तु की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होना स्टार्ट करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। इसी प्रक्रिया को हम विकिरण कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। तो विकिरण क्या है? जब कोई वस्तु बहुत उच्च ताप पर होती है तो उस वस्तु की ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकिरण कहलाती है, रेडिएशन कहलाती है। चालन में माध्यम का होना आवश्यक था। माध्यम के मॉलिक्यूल ही एनर्जी को ट्रांसमिट करते थे, हीट को ट्रांसमिट करते थे, ऊष्मा को स्थानांतरित करते थे। संवहन में भी बेटा माध्यम का होना आवश्यक था। माध्यम के मॉलिक्यूल अपना स्थान छोड़कर ऊष्मा को स्थानांतरित करते थे। लेकिन विकिरण में अगर माध्यम है तो भी ऊष्मा का स्थानांतरण इस विधि द्वारा हो जाता है, और अगर माध्यम नहीं है तो भी इस विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। यानी इस मेथड से ऊष्मा का स्थानांतरण दोनों ही विधियों से हो जाता है। मीडियम है तब भी हो जाएगा और मीडियम नहीं है तब भी हो जाएगा। कंफर्म? अब आइए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य बहुत ग्लो है, बहुत तापदीप्त अवस्था में है। सूर्य की जो ऊर्जा पृथ्वी पर आती है वो इसी विधि से है। विकिरण द्वारा ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। अब जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो पहले तो अंतरिक्ष से गुजरता है जहां कोई माध्यम नहीं। जब पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो माध्यम ही माध्यम है। इसका मतलब प्रकाश बिना माध्यम के भी चल सकता है और माध्यम में भी चल सकता है। अर्थात जो रेडिएशन है, जो विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण है, वो माध्यम में भी हो जाता है और बिना माध्यम में भी हो जाता है। तो ये हमारा ऊष्मा स्थानांतरण की तीसरी विधि थी, रेडिएशन, जिसको हम लोग कहते हैं, विकिरण कहते हैं। कंफर्म? तो रेडिएशन क्या है बेटा, सबको समझ में आया? क्लियर है भाई सबको? तो विकिरण क्या होता है, क्लियर? अब इसके बाद हम लोग जानेंगे किसी पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जन
पावर ऑफ एनी सरफेस, किसी भी पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता क्या होती है। अब मान लीजिए कोई पृष्ठ है, गर्म सरफेस है, तो वो विकिरण ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, विकिरण ऊर्जा का इमिशन करेगा। तो अब मुझे पता करना है कि किसी भी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता क्या होती है। देखिएगा ध्यान, ये मान लीजिए कोई पृष्ठ और इस पृष्ठ द्वारा इसका क्षेत्रफल है, विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, विकिरण ऊर्जा का इमिशन होता है। क्लियर? तो इस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता कैसे चेक की जाएगी, इस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता कैसे निकाली जाएगी। तो कोई भी पृष्ठ 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से जितनी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा वही उसकी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। यानी अगर इस पृष्ठ की हमको उत्सर्जन क्षमता निकालनी है तो इस पृष्ठ द्वारा एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जितनी विकिरण ऊर्जा की मात्रा उत्सर्जित होगी वह मात्रा ही इसकी उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जकता कहलाएगी। तो किसी पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जकता को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए, नोट भी कर लीजिए। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाली कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा, उत्सर्जित होने वाली कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा ही उस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जकता कहलाती है। क्लियर? इसे हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। कंफर्म है सबको? उत्सर्जन क्षमता का मात्रक क्या होता है? उत्सर्जन क्षमता का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा होती है। अगर इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करें तो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को किससे लिखेंगे? ई से। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए, और समय हो जाएगा। तो ई बराबर कैपिटल ई अपान ए इंटू स्मॉल टी, जहां पर कैपिटल ई पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा है। तो बेटा किसी पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, सबको समझ में आया? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा ही उस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल ई का मान कैपिटल ई अपान ए इंटू टी होता है। तो किसी पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, सबको समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता बेटा क्या होती है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। जब कोई भी पृष्ठ विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो जो टोटल रेडिएशन बाहर आता है वो भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्यों का मिश्रण होता है। यानी जो विकिरण ऊर्जा जब बाहर आएगी तो वह विकिरण ऊर्जा भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्यों का मिश्रण होती है। यानी उसमें अलग अलग तरंगदैर्घ्य की रेडिएशन बाहर आती है। अब मान लीजिए कोई 3000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण बाहर आया, कोई 8000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण बाहर आया, कोई 20000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण बाहर आया। जब हम कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा निकालेंगे तो उसमें छोटी तरंगदैर्घ्य से लेकर बड़ी तरंगदैर्घ्य तक का सबका मिश्रण शामिल होगा। लेकिन अगर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता निकालेंगे तो उसमें कोई एक तरंगदैर्घ्य आपको दी जाएगी कि बताइए इस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता 4000 एंगस्ट्रॉम के लिए कितनी है, इस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए कितनी है।
तो अगर हम किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर किसी पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता निकालते हैं तो वह उत्सर्जन क्षमता उसकी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है, उसकी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। बात समझ में? तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में अभी तक उतना ही चल रहा है। आगे और क्या जोड़ना है? दी गई तरंग दैर्घ्य के लिए एकांक तरंग दैर्घ्य परास इतना और इंक्लूड करना है, क्योंकि अब आपको पर्टिकुलर वेवलेंथ पर उसकी इनिशियल पावर निकालनी है। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में दी गई तरंग दैर्घ्य के लिए एकांक तरंग दैर्घ्य परास में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा ही उस पृष्ठ की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है, उस पृष्ठ की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। और इसे हम ई लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इससे ई लैम्डा से इसका मात्रक क्या होगा? जूल प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड प्रति एंगस्ट्रॉम, क्योंकि इसमें वेवलेंथ भी इंक्लूड हो गई। तो इसका मात्रक होता है जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर एंगस्ट्रॉम। समझ में? किसी पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता और किसी पृष्ठ की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता बेटा क्लियर है सबको? अच्छे से आप इसको नोट कीजिए। नोट हो गया बेटा सबका? तो अब हम लोग इसके बाद जानेंगे किसी पृष्ठ की अवशोषण क्षमता। किसी पृष्ठ की अवशोषण क्षमता या इसी को हम लोग कहते हैं अवशोषण गुणांक। किसी पृष्ठ की अवशोषण क्षमता या अवशोषण गुणांक। तो किसी पृष्ठ की अवशोषण क्षमता या अवशोषण गुणांक क्या होता है? कोई भी जो पृष्ठ है वो केवल विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन ही नहीं करता है, अवशोषण भी करता है। अगर उस पर कोई विकिरण गिरे तो उसको एब्जॉर्ब भी करता है। समझ रहे हैं? तो मान लीजिए ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर ये विकिरण ऊर्जा गिर रही है, तो किसी पृष्ठ द्वारा किसी समय में, टाइम टू बी नॉट फाइनाइट, किसी पृष्ठ द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा, अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा। अब जैसे इसमें मान लीजिए 100 जूल गिरा, इसमें से 20 जूल परावर्तित हो गया, 40 जूल अवशोषित हो गया, 50 जूल लिख देते और 30 जूल बाहर हो निर्गत हो। तो किसी पृष्ठ द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा तथा उसी समय में उस पर आपतित विकिरण ऊर्जा की मात्रा का जो अनुपात होता है वही इस पृष्ठ की क्या कहलाता है? अवशोषण क्षमता या अवशोषण गुणांक कहलाता है। इसको हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी पृष्ठ द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा तथा उसी समय में उस पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा के अनुपात को ही उस पृष्ठ का अवशोषण गुणांक या अवशोषण क्षमता कहते हैं। तो जैसे अगर इसकी निकालिए तो 50 अवशोषित हुआ और 100 गिरा है, तो कितना हो जाएगा? 50/100। समझ में आया? ये इसकी अवशोषण क्षमता निकल आएगी या अवशोषण गुणांक निकल आएगा। अगर पारगमिक का कुल के साथ अनुपात निकाल लो
तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 30/100 हो जाएगा, यानी 0.3 आ जाएगा। अवशोषण गुणांक 0.5 आ जाएगा, और अगर परावर्तन गुणांक निकालना है तो 0.2 आ जाएगा, 20/100 हो जाएगा। तो गुणांक होते हैं 3 प्रकार के, एक अवशोषण गुणांक, एक पारगमन गुणांक और एक परावर्तन गुणांक। समझ में? इसका कोई बेटा मात्रक नहीं होता है, क्योंकि 50 जूल/100 जूल, जूल से जूल कट जाएगा, क्योंकि 2 शुद्ध राशियों का अनुपात है। क्लियर है सबको? तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसी प्रकार से फिर स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता, स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता। तो स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता और इसमें क्या अंतर है? बस उसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आपको दे दी जाएगी, तरंगदैर्घ्य आपको दे दी जाएगी। तो हम कहेंगे किसी पृष्ठ द्वारा किसी समय में दी गई तरंगदैर्घ्य के लिए एकांक तरंगदैर्घ्य परास में अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा तथा उसी समय में उस पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा के अनुपात को ही उस पृष्ठ की स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता कहते हैं, और इसे हम लोग ए लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जबकि जो अवशोषण क्षमता होती है इसको केवल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी पृष्ठ की अवशोषण क्षमता और स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता समझ में आया सबको? क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद है बेटा आज का ये वीडियो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। किसी विकिरण क्या होता है, उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, अवशोषण क्षमता क्या होती है, और स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता क्या होती है। क्लियर? सारे बच्चे इस वीडियो को बार बार प्ले करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे, और इसी तरीके से हमारे सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर